सच है, परमेश्वर की सृष्टि और बाइबल के साथ भी कमोबेश यही बात है। हम प्राकृतिक दुनिया में घूमकर ही पहचान सकते हैं कि परमेश्वर हैं। हम आसानी से देख सकते हैं वह फूलों और जानवरों से प्यार करता है, अन्यथा उसने उन्हें नहीं बनाया होता। लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में जानकारी केवल बाइबल में या परमेश्वर की आत्मकथा यदि आप चाहें तो में ही मिलती है। आप उदाहरण ढूंढने में अच्छे हैं। पहली बार अल्बर्टो बिना कोई उत्तर दिए बस वहीं बैठा सोचता रहा, क्या इन सबका हिल्डे से कोई संबंध है? सोफी खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सकी। हमें नहीं पता कि हिल्डे नाम का कोई प्राणी है भी या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि कोई उसके सबूत हर जगह जमा कर रहा है। पोस्ट कार्ड, एक रेशमी दुपट्टा, एक हरा बटुआ, एक मोजा। अल्बर्टो ने सिर हिलाया और ऐसा लगता है कि हिल्डे के पिता ही तय कर रहे हैं कि वे कितने सुराग लगाएंगे। उन्होंने कहा, अभी तक हम बस इतना जानते हैं कि कोई हमें बहुत सारे पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपने बारे में भी कुछ लिखे, लेकिन हम इस पर बाद में लौटेंगे। अभी 11 बजने में 11:15 बजे हैं। मुझे मध्ययुग के अंत से पहले घर पहुंचना होगा। मैं बस कुछ शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। कैसे एक्विनास ने अरस्तु के दर्शन को उन सभी क्षेत्रों में अपनाया जहां यह चर्च के धर्मशास्त्र टकराता नहीं था। उनमें उनका तर्क ज्ञान का सिद्धांत और सबसे महत्वपूर्ण उसका प्राकृतिक दर्शन शामिल था। क्या आपको याद है, उदाहरण के लिए अरस्तु ने पौधे और जानवरों से लेकर मनुष्य तक के जीवन के प्रगतिशील पैमाने का वर्णन कैसे किया? सोफी ने सिर हिलाया। अरस्तु का मानना था कि यह पैमाना एक ऐसे ईश्वर को दर्शाता है जो अस्तित्व की एक तरह की अधिकतम सीमा का गठन करता है। चीजों की इस योजना को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ संरेखित करना मुश्किल नहीं था। इक्विनास के अनुसार पौधे और जानवरों से लेकर मनुष्यों तक, मनुष्यों से स्वर्गदूतों तक और स्वर्गदूतों से लेकर ईश्वर तक अस्तित्व की एक प्रगतिशील डिग्री थी। जानवरों की तरह के मनुष्य के पास भी एक और शरीर और संवेदी अंग होते हैं, लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि भी होती है जो उसे चीजों को समझने में सक्षम बनाती है। स्वर्गदूतों के पास संवेदी अंगों वाला कोई ऐसा शरीर नहीं होता। यही कारण है कि उनके पास सहज और तत्काल बुद्धि होती है। उन्हें मनुष्यों की तरफ विचार करने की जरूरत नहीं होती। उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए तर्क की जरूरत नहीं होती। वे सब कुछ जानते हैं जो मनुष्य जान सकता है, बिना हमारे जैसे चरणबद्ध तरीके से सीखे। और चूंकि स्वर्गदूतों के पास कोई शरीर नहीं होता है, इसलिए वे कभी नहीं मर सकते। वे ईश्वर की तरह शाश्वत नहीं है, क्योंकि उन्हें एक बार ईश्वर ने बनाया था, लेकिन उनके पास कोई शरीर नहीं है जिससे उन्हें एक दिन अलग होना पड़े, और इसलिए वे कभी नहीं मरते। यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्वर्गदूतों से ऊपर ईश्वर शासन करता है। सोफी, वह एक ही सुसंगत दृष्टि से सब कुछ देख और जान सकता है, तो अब वह हमें देख सकता है। हाँ, शायद ऐसा कर सकता है, लेकिन अभी नहीं। परमेश्वर के लिए समय का अस्तित्व वैसा नहीं है जैसा हमारे लिए है। हमारा अभी परमेश्वर का भी नहीं है। चूंकि हमारे लिए कई सप्ताह बीत जाते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि वे परमेश्वर के लिए भी बीत जाएं। यह तो बहुत डरावना है, सोफी ने कहा। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। अल्बर्टो ने उसकी ओर देखा और सोफी ने आगे कहा, कल मुझे हिल्डे के पिता से एक और कार्ड मिला। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था कि भले ही सोफी के लिए 1 या 2 हफ्ते लगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे लिए यह इतना लंबा होगा। यह लगभग वैसा ही है जैसा आपने कहा था। सोफी ने अल्बर्टो के चेहरे पर भूरे रंग के नीचे अचानक एक झुर्रीदार रेखा देखी। उसे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। सोफी को समझ नहीं आया कि अल्बर्टो का क्या मतलब था। वह आगे बोला, दुर्भाग्य से इक्विनास ने भी महिलाओं के बारे में अरस्तु के दृष्टिकोण को अपनाया। आपको शायद याद होगा कि अरस्तु का मानना था कि एक महिला कमोबेश एक अपूर्ण पुरुष होती है। उनका यह भी मानना था कि बच्चे केवल पिता की विशेषताओं को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि एक महिला निष्क्रिय और ग्रहणशील होती हैं, जबकि पुरुष सक्रिय और रचनात्मक होते हैं। इक्विनास के अनुसार ये विचार बाइबल के संदेश के साथ सामंजस्य रखते हैं, जो हमें बताते हैं कि महिला आदम की पसली से बनी है। बकवास। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि स्तनधारियों के अंडे की खोज 1827 तक नहीं हुई थी, इसलिए शायद यह इतना आश्चर्यजनक नहीं था कि लोगों ने सोचा कि प्रजनन में रचनात्मक और जीवन देने वाली शक्ति पुरुष ही है। इसके अलावा हम यह भी दे सकते हैं कि इक्विनास के अनुसार केवल प्रकृति सत्ता के रूप में ही महिला पुरुष से कमतर है। महिला की आत्मा पुरुष की आत्मा के बराबर है। स्वर्ग में लिंगों की पूरी समानता है, क्योंकि सभी भौतिक लिंग भेद समाप्त हो जाते हैं। यह तो कोई सांत्वना नहीं है। क्या मध्ययुग में कोई महिला दार्शनिक नहीं थी? मध्ययुग में चर्च के जीवन पर पुरुषों का बहुत अधिक प्रभाव था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई महिला विचारक नहीं थी। उनमें से एक थी ब्रिटेन की हिल्डेगार्ड। सोफी की आंखें चौड़ी हो गई। क्या उसका ना हिल्डे से कोई संबंध है? क्या सवाल है। हिल्डेगार्ड 1098 से 1179 तक राइन घाटी में एक नन के रूप में रही। एक महिला होने के बावजूद उन्होंने उपदेशक, लेखक, चिकित्सक, वनस्पति शास्त्र और प्रकृतिवाद के रूप में काम किया। वह इस बात का उदाहरण है कि मध्य युग में महिलाएं अक्सर अधिक व्यवहारिक, यहाँ तक कि अधिक वैज्ञानिक होती थीं। लेकिन हिल्डे का क्या?
यह एक प्राचीन ईसाई और यहूदी मान्यता थी कि ईश्वर केवल पुरुष नहीं है, उसका एक स्त्री पक्ष या माँ प्रकृति भी है। महिलाओं को भी ईश्वर की समानता में बनाया गया है। ग्रीक में ईश्वर के इस स्त्री पक्ष को सोफिया कहा जाता है। सोफिया या सोफी का अर्थ है ज्ञान। सोफी ने हार मानकर अपना सिर हिलाया। किसी ने उसे यह बात क्यों नहीं बताई और उसने कभी पूछा भी नहीं क्यों नहीं। अल्बर्टो ने आगे कहा, सोफिया या संसार की माँ प्रकृति या यहूदियों और ग्रीको ऑर्थोडॉक्स चर्च दोनों के लिए पूरे मध्य युग में एक खास महत्व था। पश्चिम में उसे भुला दिया गया था, लेकिन हिल्डेगार्ड आ गई। सोफिया उसे एक सपने में दिखाई दी। उसने कीमती रत्नों से सजी एक सुनहरी अंगरखी पहन रखी थी। सोफी खड़ी हुई। सोफिया ने खुद को एक दृष्टि से हिल्डेगार्ड के सामने प्रकट किया था। शायद मैं हिल्डे के सामने प्रकट हो जाऊं। वो फिर बैठ गए। तीसरी बार अल्बर्टो ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। यह ऐसी बात है जिस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए, लेकिन अब 11 बज चुके हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए। हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें पुनर्जागरण पर एक बैठक में बुलाऊंगा। हेरमीज तुम्हें बगीचे में ले आना आएगा। इसके साथ ही वो अजीब भिक्षु उठ खड़ा हुआ और चर्च की ओर चलने लगा। सोफी वहीं रुकी रही। हिल्डेगार्ड और सोफिया हिल्डे और सोफी के बारे में सोचती रही। अचानक वह उछल पड़ी और भिक्षु वेशधारी दार्शनिक के पीछे दौड़ी और पुकारने लगी, क्या मध्य युग में कोई अल्बर्टो था? अल्बर्टो ने अपनी गति कुछ धीमी की, अपना सिर थोड़ा घुमाया और कहा, एक्विनास के एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्र शिक्षक थे जिसका नाम था अल्बर्ट द ग्रेट। इतना कहकर वह अपना सिर झुकाया और सेंट मेरी चर्च के दरवाजे से गायब हो गया। सोफी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। वह उसके पीछे चर्च में चली गई, लेकिन वह पूरी तरह से खाली था। क्या वह फर्श से होकर गया था? जैसे ही वह चर्च से बाहर निकल रही थी, उसकी नज़र मैडोना की एक तस्वीर पे पड़ी। वह उसके पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। अचानक उसे मैडोना की एक आंख के नीचे पानी की एक छोटी सी बूंद दिखाई दी। क्या वह आंसू था? सोफी चर्च से बाहर निकली और जल्दी से जुआन के पास आ पहुंची। पुनर्जागरण, हे नश्वर वेश में दैवी वंश शीर्षक था। अभी 12 बजे थे जब सोफी दौड़ते दौड़ते हाँफती हुई जोआन के गेट पर पहुंची। जोआन अपने परिवार के पीले घर के सामने के यार्ड में खड़ी थी। आप 5 घंटे से गायब हैं, जोआन ने तीखी आवाज़ में कहा। सोफी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं 1000 साल से भी अधिक समय से गायब हूँ। कहाँ थी? तुम पागल हो? तुम्हारी माँ ने आधे घंटे पहले फ़ोन किया था। तुमने उसे क्या कहा? मैंने कहा कि तुम दवा की दुकान पर थी। उसने कहा कि तुम वापस आने पर उसे फ़ोन करोगे, लेकिन तुम्हें मेरे मम्मी पापा को देखना चाहिए था जब वे आज सुबह 10 बजे हॉट चॉकलेट और रोल लेकर आए थे और तुम्हारा बिस्तर खाली था। तुमने उनसे क्या कहा? यह सचमुच शर्मनाक था। मैंने उनसे कहा कि आप घर चले गए क्योंकि हम एक दूसरे से नाराज़ हो गए थे। तो बेहतर होगा कि हम जल्दी से फिर से दोस्त बन जाएं और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे माता पिता कुछ दिन तक मेरी माँ से बात ना करें। क्या तुम्हें लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? जॉन ने कंधे उचका दिए। तभी उसके पिता एक ठेला लेकर कोने से आए। उन्होंने एक जोड़ी कोराल पहना हुआ था और पिछली साल की पत्तियों और टहनियों को साफ करने में व्यस्त थे। ओहो, तो अब तुम फिर से दोस्त हो गए? समझ गया। खैर, अब तहखाने की सीढ़ियों पर एक भी पत्ता नहीं बना है। ठीक है, सोफी ने कहा, तो शायद हम बिस्तर पर नहीं बल्कि वहाँ हॉट चॉकलेट पी सकते हैं। जॉन के पिता ने जबरदस्ती हाथ दिया, लेकिन जॉन की सांस रुक गई। सोफी के परिवार में हमेशा ही मौखिक आदान प्रदान ज़्यादा होता था, न कि वित्तीय सलाहकार श्री इंगे बिक्सेन और उनकी पत्नी के ज़्यादा संपन्न घर में। मुझे खेद है जॉन, लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी इस कवर अप ऑपरेशन में भाग लेना चाहिए। क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे? जरूर, अगर तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि यह वित्तीय सलाहकारों या बड़ी हो चुकी 12वीं गुड़िया के कानों के लिए नहीं है। यह कहना बहुत घटिया बात है। मुझे लगता है कि आप सोचते हैं कि एक ऐसा विवाह जो कठिनाइयों से भरा है और जिसमें एक साथी समुद्र में चला जाए बेहतर है। शायद नहीं, लेकिन मैं कल रात मुश्किल से सो पाया। और दूसरी बात, मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या हिल्डे वो सब देख पाती हैं जो हम करते हैं। वे क्लोवर क्लोज की ओर चलने लगे। तुम्हारा मतलब है उसे दूसरी दृष्टि हो सकती है? शायद हाँ, शायद नहीं। जॉन स्पष्टतः इस सारी गोपनीयता के प्रति उत्साहित नहीं थी, लेकिन इससे स्पष्ट नहीं होता कि उसके पिता ने जंगल में एक खाली केबिन में बहुत सारे अजीब पोस्टकार्ड क्यों भेजे थे। मैं मानता हूँ कि यह एक कमजोरी है। क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि आप कहाँ थे? सोफी ने उसे सब कुछ बता दिया। रहस्यमयी दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम के बारे में भी। उसने जॉन को सब कुछ गुप्त रखने की शपथ दिलाई। वे बहुत दूर तक बिना कुछ बोले चलते रहे। जब वे क्लोवर क्लोज के पास पहुंचे तो जॉन ने कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। वह सोफी के गेट पर रुकी और फिर घर जाने के लिए मुड़ी। किसी ने भी इसे पसंद करने के लिए नहीं किया, लेकिन दर्शन शास्त्र कोई हानि रहित पार्टी गेम नहीं है। इस बारे में है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। क्या आपको लगता है कि हम स्कूल में इसके बारे में पर्याप्त सीखते हैं? वैसे भी कोई भी ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन हम उनसे पूछना भी नहीं सीखते। जब सोफी रसोई में आई तो दोपहर का खाना मेज पर रखा हुआ था। जॉन के घर से उसके फ़ोन न आने के बारे में कुछ नहीं कहा गया।
दोपहर के भोजन के बाद सोफी ने बताया कि वह झपकी लेने जा रही है। उसने स्वीकार किया कि वह जवान के घर पर शायद ही सो गई थी, जो कि स्लीप ओवर में बिल्कुल भी असामान्य नहीं था। बिस्तर पर जाने से पहले वह दीवार पर टंगे बड़े पीतल के आईने के सामने खड़ी हो गई। पहले तो उसे सिर्फ अपना सफ़ेद और थका हुआ चेहरा दिखाई दिया, लेकिन फिर अपने चेहरे के पीछे किसी और चेहरे का हल्का सा संकेत दिखाई देने लगा। सोफी ने एक दो गहरी सांसें ली। चीज़ों की कल्पना करना बेकार था। उसने अपने पीले चेहरे की तीखी रूपरेखा का अध्ययन किया, जो उसे असंभव बालों से घिरा था, जो प्रकृति के अलावा किसी भी शैली को चुनौती देता था। लेकिन उस चेहरे के पीछे एक और लड़की की छाया थी। अचानक दूसरी लड़की ने दोनों आंखों से पागलों की तरफ पलके झपकाना शुरू कर दिया, मानो यह संकेत दे रही हो कि वह वास्तव में दूसरी तरफ है। वह छावा केवल एक कुछ सेकंड के लिए रही, फिर वह चली गई। सोफी बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। उसे बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि वह हिल्डे थी, जिसे वह अपने आईने में देखा था। उसने मेजर के केबिन में कुछ स्कूल आईडी पर उसकी तस्वीर देखी थी। यह वही लड़की होगी जिसने उसे आईने में देखा था। क्या अजीब नहीं था, जब वह बहुत थक जाती थी तो उसे हमेशा ऐसे रहस्यमयी चीज़ें महसूस होती थी। इसका मतलब था कि बाद में उसे हमेशा खुद से पूछना पड़ता था कि क्या यह सच में हुआ था। सोफी ने अपने कपड़े कुर्सी पर रखे और बिस्तर पर लेट गई। वह तुरंत सो गई और उसे एक अजीब सा अस्पष्ट सपना आया। उसने सपना देखा कि वह एक बड़े बगीचे में खड़ी थी, जो एक लाल नावघर की ओर ढलान पर था। उसके पीछे घाट पर एक युवा गोरी बालों वाली लड़की पानी को निहार रही थी। सोफी नीचे चली गई और उसके पास बैठ गई, लेकिन लड़की ने उसे नोटिस नहीं किया। सोफी ने अपना परिचय दिया। मैं सोफी हूँ, उसने कहा, लेकिन दूसरी लड़की जाहिर तौर पर उसे न देख सकती थी, न ही सुन सकती थी। अचानक सोफी ने एक आवाज़ सुनी जो पुकार रही थी, हिल्डे। लड़की तुरंत जहाँ बैठी थी वहाँ से उछल पड़ी और जितनी तेजी से भाग सकती थी घर की ओर भागी। वह बहरी आंधी तो नहीं हो सकती थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी घर से उसकी ओर बढ़ा। उसने खाकी वर्दी और नीली बेरेट पहनी हुई थी। लड़की ने अपने बाहें उसके गले में डाल दी और उसने उसे जो कुछ बार घुमाया। सोफी ने घाट पर एक चेन पर एक छोटा सा सोने का क्रूस देखा, जहाँ लड़की बैठी थी। उसने उसे उठाया और अपने हाथ में थाम लिया और फिर वह जाग गई। सोफी ने घड़ी की तरफ देखा। वह 2 घंटे से सो रही थी। वह उठकर बैठ गई। बिस्तर पर लेटी उस अजीब सपने के बारे में सोच रही थी। यह इतना वास्तविक था कि उसे लगा जैसे उसने वास्तव में उस अनुभव को ही जिया हो। उसे भी उतना ही यकीन था कि घर और गोदी वास्तव में कहीं मौजूद थे। निश्चित रूप से वह उस तस्वीर में मिलता जुलता था जिसे उसने मेजर के केबिन में लटकते हुए देखा था। वैसे भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके सपने में लड़की हिल्डर मोलर नेक थी और वह आदमी उसका पिता था, जो लेबनान से घर आया था। उसके सपने में वो अल्बर्टो नॉक्स जैसे दिखता था। सोफी जब उठी और अपना बिस्तर ठीक करने लगी तो उसे तकिए के नीचे एक चेन पर लटका हुआ सोने का क्रूस मिला। क्रूस के पीछे 3 अक्षर खुदे हुए थे। यह पहली बार नहीं था जब सोफी ने सपना देखा था कि कोई उसे खजाना मिल गया हो, लेकिन निश्चित रूप से पहली बार था जब वो अपने सपने से वापस आई और लानत है, उसने ऊंची आवाज में कहा। वह इतने गुस्से में थी कि उसने अलमारी का दरवाजा खोला और नाजुक क्रूस को रेशमी दुपट्टे, मोजे और लेबनान से आए पोस्टकार्डों के साथ ऊपर की शेल्फ पर फेंक दिया। अगली सुबह सोफी ने गर्मा गर्म रोल, संतरे का जूस, अंडे और सब्जी का सलाद कर बड़ा नाश्ता किया। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि रविवार की सुबह उसकी माँ सोफी से पहले उठ जाती थी। जब वो उठती थी तो उसे सोफी के लिए ठोस भोजन बनाना पसंद था। जब वे खाना खा रहे थे, माँ ने कहा, बगीचे में एक अजीब कुत्ता है। वह सुबह से पुरानी बाड़ के चारों ओर सूंघ रहा है। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि वह यहाँ क्या कर रहा है। क्या तुम सोच सकती हो? हाँ, सोफी ने अचानक कहा और तुरंत ही उसे पछतावा हुआ। क्या यह पहले भी यहाँ आया है? सोफी पहले ही टेबल से उठकर लिविंग रूम में चली गई थी और बड़े बगीचे की वाली खिड़की से बाहर देखने लगी थी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने सोचा था। हेमीज अपनी मां के गुप्त प्रवेश के द्वार के पास लेटा हुआ था। वह क्या कहे? माँ के सामने उसे कुछ भी सोचने का समय नहीं मिला। आकर उसके पास खड़ा हो गया। क्या तुमने कहा था कि यह पहले भी यहाँ हुआ था? उसने पूछा। मुझे लगता है कि उसने वहाँ कोई हड्डी दबा रखी होगी और अब वह अपना खजाना लेने आया है। कुत्तों की भी यादें होती हैं। शायद तुम सही हो सोफी, तुम परिवार में पशु मनोवैज्ञानिक हो। सोफी ने उत्सुकता से सोचा। मैं इस घर ले आऊंगा, उसने कहा। तो फिर तुम्हें पता है कि वह कहाँ रहता है? सोफी ने अपने कंधे उचका दिए। इसके कॉलर पर संभवतः कोई खत लिखा होगा। कुछ मिनट बाद सोफी बगीचे से नीचे की ओर जा रही थी। तब हेमीज की नज़र उस पर पड़ी तो वह लपकता हुआ उसके पास आया, अपनी दुम हिलाता हुआ और उसके ऊपर कूदता हुआ। अच्छा लड़का हेमीज, सोफी ने कहा। वह जानती थी कि उसकी माँ खिड़की से देख रही। उसने प्रार्थना की कि वह बाढ़ के पार ना जाए, लेकिन कुत्ता घर के सामने बत्तरी वाले रास्ते की ओर भाग गया। सामने के यार्ड में तेजी से दौड़ा और गेट तक कूद गया। जब उन्होंने पीछे से गेट बंद किया तो हेमीज कुछ दूरी तक भागता रहा। सोफी के सामने यह लंबा रास्ता था। सोफी और हेमीज अकेले नहीं थे जो रविवार की सैर पर निकले थे। पूरे परिवार दिन भर के लिए निकल रहे थे।
सोफी को ईर्ष्या का एहसास हुआ। समय समय पर हेमीज भागकर किसी दूसरे कुत्ते या बगीचे की बाड़ के पास किसी दिलचस्प चीज को सूंघता है, लेकिन जैसे ही सोफी यहाँ लड़के पुकारती वह तुरंत भाग जाता, तुरंत उसके पास वापस आ जाता। वे एक पुराने चारगाह, एक बड़े खेल के मैदान और एक खेल के मैदान को पार करके एक ऐसे क्षेत्र में जा पहुंचे जहां अधिक यातायात था। वे पत्थर और पत्थरों से स्ट्रक्चर वाली एक चौड़ी सड़क के साथ शहर के केंद्र की ओर बढ़ते गए। हिमीज ने शहर के चौराहे से होते हुए चर्च स्ट्रीट तक का रास्ता दिखाया। वे पुराने शहर में पहुंचे जहां सदी के अंत से बने विशाल और स्थिर टाउन थे। लगभग 1:30 बज रहे थे। अब वे शहर के दूसरी तरफ थे। सोफी वहां बहुत बार नहीं गई थी। उसे याद आया कि जब छोटी थी तो एक बार उन्हें इन्हीं गलियों में से किसी एक में अपनी बूढ़ी चाची से मिलने ले जाया गया था। आखिरकार वे कई पुराने घरों के बीच एक छोटे से चौराहे पर पहुंच गए। इन्हें न्यू स्क्वायर कहा जाता था। हालांकि यह सब बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन तब पूरा शहर पुराना था। इसकी स्थापना मध्य युग में हुई थी। हेमीज नंबर 14 की ओर चलता गया, जहां वह चुपचाप खड़ा रहा और सोफी के दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने के दरवाजे के अंदर एक पैनल से जुड़े हुए कई हरे रंग के मेल बॉक्स थे। सोफी ने ऊपर की पंक्ति में एक मेल बॉक्स से लटके हुए एक पोस्टकार्ड को देखा। उस पर डाकिये का एक मुहर संदेश लगा था, जिसमें लिखा था, पता लगाने वाले का अज्ञात है। पता था हिल्डे मोलर ने 14 न्यू स्क्वायर। इस पर 15 जून की डाक टिकट लगी थी। यह 2 सप्ताह पहले की बात नहीं थी, लेकिन डाकिये ने स्पष्ट रूप से इस पर ध्यान नहीं दिया था। सोफी ने कार्ड नीचे उतारा और उसे पढ़ा। प्रिय हिल्डे, जब सोफी दार्शनिक के घर आ रही हैं, वह जल्द ही 15 वर्ष की हो जाएगी, लेकिन तुम कल 15 वर्ष की थी। आज हैं हिल्डे। अगर आज हैं तो देर हो चुकी है, लेकिन हमारी घड़ियां हमेशा एक साथ नहीं चलती। एक पीढ़ी बूढ़ी होती है जबकि दूसरी पीढ़ी सामने आती है। इस बीच इतिहास अपना रास्ता बनाता है। तुम कभी सोचा है कि यूरोप का इतिहास मानव जीवन कैसा है? पुरातनता यूरोप के बचपन की तरह है, फिर अंतहीन मध्ययुग आता है, यूरोप का स्कूल का दिन, लेकिन अंत में पुनर्जागरण आता है। लंबा स्कूल दिन खत्म हो गया है। यूरोप उत्साह और जीवन की प्यास के साथ वयस्क होता है। हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण यूरोप का 15वां जन्मदिन है। यह जून का मध्य है मेरे बच्चे, और जीवित रहना अद्भुत है। PS, यह सुनकर दुख हुआ कि आपने अपने सोने का क्रूस खो दिए हैं। आपको बेहतर देखभाल करना चाहिए, अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। प्यार, पापा, जो बस कोने में ही है। हेमीज पहले ही सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। सोफी ने पोस्ट कार्ड अपने हाथ लिया और उसका पीछा किया। उसके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ा। वह खुशी से अपना दुम हिला रहा था। वे दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल से गुजरे। उसके बाद केवल एक अटारी सीढ़ी थी। क्या वे छत पे जा रहे थे? हेमीज सीढ़ियों पर चढ़ता गया और एक संकीर्ण दरवाजे से बाहर रुका गया, जिसे उसने अपने पंजे से खरोंच दिया। सोफी ने अंदर से आते हुए कदमों की आवाज सुनी। दरवाजा खुला और वहां अल्बर्टो नॉक्स खड़ा था। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे, अब एक और पोशाक पहन रखी थी। इसमें सफेद होज, लाल घुटने की पैंट और गद्देदार कंचों वाली जैकेट शामिल थी। उसने सोफी को ताश के पत्तों में एक जोकर की याद दिलाई। अगर वह ज्यादा गलत नहीं था तो यह विशिष्ट पुनर्जागरण पोशाक थी। क्या जोकर है? सोफी ने कहा और उसे थोड़ा धक्का दिया ताकि वह अपार्टमेंट के अंदर जा सके। एक बार फिर उसने अपना डर और शर्म उस दुर्भाग्यपूर्ण दर्शन शासिक छत पर निकाली थी। सोफी के विचार उथल पुथल में थे, क्योंकि उसे दलान में नीचे मिला पोस्टकार्ड याद रहा था। शांत रहो मेरे बच्चों, अल्बर्टो ने उसे पीछे दरवाजा बंद करते हुए कहा, और ये रहा मेल। उसने पोस्टकार्ड उसे थमाते हुए कहा कि जैसे वह उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही हो। अल्बर्टो ने इसे पढ़ा और अपना सिर हिलाया। वह दिन प्रतिदिन और अधिक दुस्साहित होता जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यदि वह हमें अपनी बेटी के जन्मदिन के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल न करे। यह कहकर उसने पोस्टकार्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और उन्हें कचड़े की टोकरी में भेज दिया। सोफी ने कहा, इसमें कहा गया था कि हिल्डे ने अपना क्रूस खो दिया है, तो मैंने पढ़ा और मुझे यह वही वाला घर पर मेरे तकिए के नीचे मिला। क्या तुम समझ सकते हो यह वहाँ कैसे पहुंचा? अल्बर्टो ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। यह आकर्षक लग सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक सस्ती चाल है जिसमें उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें उस बड़े सफ़ेद खरगोश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे ब्रह्मांड की टोपी से बाहर निकाला गया है। वे लिविंग रूम में चले गए। यह सबसे असाधारण कमरों में से एक था सोफी ने कभी देखा था। अल्बर्टो ढलानदार दीवारों वाले एक विशाल अटारी अपार्टमेंट में रहता था। एक दीवार में लगे रोशनदार से सीधे आसमान से आती तेज रोशनी कमरे में भर जाती थी। शहर की ओर मुख करके एक और भी खिड़की भी थी। इस खिड़की से सोफी पुराने शहर की सभी छतों को देख सकती थी। लेकिन सोफी का सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि कमरे में बहुत चीजें भरी हुई थी, फर्नीचर और विभिन्न ऐतिहासिक काल की वस्तुएं। 30 के दशक का एक सोफा था, सदी की शुरुआत की पुरानी डेस्क और एक कुर्सी जो सैकड़ों साल से पुरानी होगी। लेकिन यह सिर्फ फर्नीचर ही नहीं था। पुरानी वस्तुएं चाहे उपयोगी हो या सजावटी, अलमारियों और अलमारियों पर एक साथ रखी हुई थी। पुरानी घड़ियां और फुलदार, मोटार, रिटार, चाकू, गुड़िया, क्वीन, पेल, बुकेंड, ऑक्सेंट, सेक्सेंट, कंपास और बैरोमीटर थे।
एक पूरी दीवार किताबों से भरी हुई थी, लेकिन ऐसी किताबें नहीं थी जो आज तक किताबें दुकानों में मिलती हैं। किताबों का संग्रह अपने आप में कई सैकड़ों सालों के उत्पादन का एक क्रॉस सिलेक्शन था। दूसरी दीवारों पर चित्र और पेंटिंग टंगी हुई थी, कुछ हाल के दशकों की, लेकिन उनमें ज़्यादातर बहुत पुरानी थी। दीवार पर बहुत पुराने चार्ट और नक्शे भी थे, और जहाँ तक नॉर्वे का सवाल है वे बहुत सटीक नहीं थे। सोफी कई मिनट तक बिना बोले खड़ी रही और सब कुछ सुनती रही। तुमने कितना सारा पुराना कबाड़ इकट्ठा कर लिया है, उसने कहा। अब तो जरा सोचो कि मैंने इसमें कितनी सदियों का इतिहास संजो कर रखा है। कमरा? मैं इसे बिल्कुल कबाड़ नहीं कहूँगा। क्या आप कोई प्राचीन वस्तुओं की दुकान या कुछ और चलाते हैं? अल्बर्टो लगभग दुखी लग रहा था। हम सभी इतिहास की धारा में बहे जाने नहीं दे सकते सोफी। हम में से कुछ लोगों को नदी के किनारे जो कुछ बचा है उसे इकट्ठा करके रुकना होगा। यह कितना अजीब बात है। हाँ, लेकिन यह सच है बच्चे, हम सिर्फ अपने समय में नहीं जीते, हम अपने भीतर अपना इतिहास लेकर चलते हैं। यह मत भूलो कि इस कमरे में जो कुछ भी देख रहे हो वो कभी बिल्कुल नया था। 16वीं सदी की वह पुरानी लकड़ी की गुड़िया शायद 5 साल की लकड़ी के जन्मदिन के लिए बनाई गई होगी। शायद उसके बूढ़े दादा ने, फिर वो किशोरी हुई, फिर वयस्क हुई, और फिर उसने शादी कर ली। शायद उसकी अपनी कोई बेटी थी और उसे गुड़िया दे दी। वह बूढ़ी हो गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि वह बहुत लंबे समय तक जीवित रही, लेकिन एक दिन वह मर गई और चली गई, और वह कभी वापस नहीं आएगी। असल में यहाँ से थोड़े समय के लिए आई थी, लेकिन उसकी गुड़िया अच्छा शेल्फ पर है। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो सब कुछ बहुत दुखद और गंभीर लगने लगता है। जीवन दुखद और गंभीर देना है। हमें एक अद्भुत दुनिया में जाने दिया जाता है। हम वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और कुछ पल के लिए साथ साथ घूमते हैं। फिर भी हम एक दूसरे को खो देते हैं और अचानक अनुचित तरीके से गायब हो जाते हैं, जैसे हम यहाँ आ गए थे। एक बात पूछूं तुमसे, तुम लुका छिपी तो नहीं कर रही हो? तुम मेजर के केबिन में क्यों चली गई? ताकि हम एक दूसरे से इतने दूर ना हो जब हम केवल बातें करते हैं। पर पत्र मुझे मिला था कि पुराना केबिन खाली होगा, तो आप अभी अभी यहाँ आए हैं। यहाँ सही है, मैं यहाँ आ गया। तो फिर शायद आप यह भी बता सकें कि हिल्डे के पिता को कैसे पता चला कि आप वहाँ थे। यदि मैं सही हूँ तो लगभग सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं अब भी यह नहीं समझ पाई हूँ कि आप डाकियों को डाक पहुँचाने के लिए कैसे बुलाते हैं जंगल के बीच में। अल्बर्टो ने तीखे स्वर में मुस्कुराया। ऐसी चीज़ें भी हिल्डे के पिता के लिए एकदम बकवास है। सस्ती चालबाजी, हाथ की सफाई। हम संभवतः दुनिया की सबसे नज़दीकी निगरानी में रह रहे हैं। सोफी को महसूस हो रहा था कि वह क्रोधित हो रही है। अगर मैं कभी उससे मिलूंगा तो उसकी आंखें नोच लूंगी। अल्बर्टो चलकर सोफे पर बैठ गया। सोफी भी उसके पीछे आई और एक गहरी कुर्सी पर बैठ गए। केवल दर्शन शास्त्र ही हमें हिल्डे के पिता के करीब ला सकता है, अल्बर्टो ने हंसता कहा। आज मैं तुम्हें पुनर्जागरण के बारे में बताऊंगा। सेंट थॉमस एक्विनास के बहुत समय बाद ही ईसाई धर्म की एकीकृत संस्कृति में दरारें दिखाई देने लगी। दर्शन और विज्ञान चर्च के धर्मशास्त्र से अधिक अलग हो गए। इस प्रकार धार्मिक जीवन को तर्क के साथ एक स्वतंत्र संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाया। जब लोग इस बात पर जोर देते हैं कि हम तर्कवाद के माध्यम से ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ईश्वर सभी तरह से अज्ञात है। मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण बात ईश्वरीय रहस्य को समझना नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होना है। चूंकि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से अधिक स्वतंत्र रूप से जुड़ सकते थे, इसलिए नए वैज्ञानिक तरीकों और नए धार्मिक उत्साह दोनों के लिए रास्ता खुला था। इस प्रकार 15वीं और 16वीं शताब्दी में से 2 शताब्दी उथला पुथली के लिए आधार तैयार हुआ, अर्थात पुनर्जागरण और सुधार। क्या हम इन्हें एक एक करके ले सकते हैं? पुनर्जागरण से हमारा तात्पर्य उस समृद्ध सांस्कृतिक विकास से है जो 14वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत उत्तरी इटली में हुई और 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान ये तेजी से उभरा और फैल गया। क्या आपने मुझे नहीं बताया कि पुनर्जागरण शब्द का अर्थ पुनर्जन्म है? मैंने वास्तविक में ऐसा किया, और जिसका पुनर्जन्म था वह पुरातन की कला और संस्कृति थी। हम पुनर्जागरण मानवता की भी बात करते हैं, क्योंकि हम लंबे अंधकार युग के बाद, जिसमें जीवन के हर पहलू को दिव्य प्रकाश के माध्यम से देखा जाता था, सब कुछ एक बार फिर मनुष्य के इर्द गिर्द घूमता है। स्रोत की ओर जाओ आदर्श वाक्य क्या था, और इसका मतलब सबसे पहले और महत्वपूर्ण पुरातनता का मानवतावाद था। प्राचीन मूर्तियां और स्क्रॉल को खोदना लगभग एक लोकप्रिय शगल बन गया, ठीक उसी तरह जैसे ग्रीक सीखना फैशनेबल हो गया था। ग्रीक मानवतावाद के अध्ययन का एक शैक्षणिक उद्देश्य भी था। मानवतावादी विषयों को पढ़ने से शास्त्रीय शिक्षा मिलती थी और मानवीय गुणों का विकास होता था। घोड़े पैदा होते हैं ऐसा कहा जाता था, लेकिन मनुष्य पैदा होते हैं, उन्हें बनाया जाता है। क्या हमें मनुष्य बनाने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है? हाँ, यही विचार था, लेकिन पुनर्जागरण मानवतावाद के विचारों पर करीब से नज़र डालने से पहले हमें पुनर्जागरण की राजनीति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा कहना होगा। अल्बर्टो ने सोफे से उठकर कमरे में घूमने लगा। कुछ देर बाद वह रुका और शेल्फ पर रखे पुराने वाद्य यंत्र की ओर इशारा किया।
वह क्या है, उसने पूछा। यह एक पुराना कंपास जैसा दिखता है। बिल्कुल सही। फिर उसने सोफे के ऊपर दीवार पर लटकी एक प्राचीन बंदूक की ओर इशारा किया, और वो एक पुराने जमाने की राइफल। बिल्कुल। और यह, अल्बर्टो ने किताबों की एक अलमारी से एक बड़ी किताब निकाली। यह एक पुरानी किताब है। बिल्कुल सटीक रूप से कहें तो यह एक इनक्यूनेबुलम है, एक पालना। वास्तव में इसका अर्थ है पालना। यह शब्द मुद्रण के प्रारंभिक दिनों में छपी पुस्तक के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी 1500 से पहले। क्या यह सचमुच उतना पुराना था? वह पुराना, हाँ। और ये 3 खोजे, कंपास, आग्नेयशास्त्र और प्रिंटिंग प्रेस, नए काल के आवश्यक पूर्वापेक्षाएं थी, जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। आपको इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझना होगा। कंपास ने नेविगेट करना आसान बना दिया। दूसरे शब्दों में, यह खोज की महान यात्राओं का आधार था। एक तरह से आग्नेय यात्र भी थे। नए हथियारों ने यूरोपीय लोगों को अमेरिकी और एशियाई संस्कृति पर सैन्य श्रेष्ठता प्रदान की। हालांकि यूरोप में आग्नेयास्त्र भी एक महत्वपूर्ण कारक थे। पुनर्जागरण मानवतावादियों के नए विचारों को फैलाने में मुद्रण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और मुद्रण की कला कम से कम उन कारकों में से एक थी जिसने चर्च को ज्ञान के एकमात्र प्रसारक के रूप में अपनी पूर्व स्थिति को त्यागने के लिए मजबूर किया। नए आविष्कार और उपकरण तेजी से आने लगे। उदाहरण के लिए, एक महत्वपूर्ण उपकरण दूरबीन था, जिसके परिणाम स्वरूप खगोल विज्ञान के लिए एक बिल्कुल नया आधार, और अंत में रॉकेट और अंतरिक्ष जांच गए। अब आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि पुनर्जागरण में शुरू हुई एक प्रक्रिया ने आखिरकार लोगों को चांद पर पहुंचाया, या फिर हिरोशिमा और चेरनोबिल तक। हालांकि यह सब प्राकृतिक और आर्थिक मोर्चों पर बदलाव के साथ शुरू हुआ। एक महत्वपूर्ण शर्त निर्वाह अर्थव्यवस्था से मौद्रिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण था। मध्य युग के अंत में शहरों का विकास हुआ, जिसमें प्रभावी व्यापार और नए सामानों का जीवंत वाणिज्य, एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था और बैंकिंग थी। एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसने जीवन की बुनियादी स्थितियों के संबंध में एक निश्चित स्वतंत्रता विकसित की। जरूरतें ऐसी चीजें बन गई जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता था। इस स्थिति में लोगों की मेहनत, कल्पना और सरलता को पुरस्कृत किया गया। व्यक्ति पर नई मांगें रख दी गई। यह कुछ वैसा ही है जैसा 2000 साल पहले ग्रीक शहरों का विकास हुआ था। पूरी तरह से झूठ नहीं है। मैंने आपको बताया कि कैसे ग्रीक दर्शन ने पौराणिक दुनिया की तस्वीर से खुद को अलग कर लिया, जो किसान संस्कृति से जुड़ी थी। उसी तरह पुनर्जागरण के वर्ग ने सामंती प्रभुत्व और चर्च की शक्ति से खुद को अलग करना शुरू कर दिया है। जब यह हो रहा था, तब स्पेन में अरबों और पूर्व में बेंजाटिन संस्कृति के साथ घनिष्ठ संपर्क के माध्यम से ग्रीक संस्कृति को फिर से खोजा जा रहा था।